हेलो दोस्तों। आज हम अध्ययन करने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी के बारे में अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सांख्यिकी आखिर होता क्या है। तो सांख्यिकी शैक्षिक आंकड़ों को व्यवस्थित करने की विधियों का अध्ययन करना ही सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी संख्याओं या नंबरों का एक खेल भी कहा जा सकता है। अब शैक्षिक आंकड़े होते क्या हैं या आंकड़ा किसे कहा जाता है, आइए जानते हैं। आंकड़ा जिसे डाटा प्रेक्षण, संप्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन आदि नामों से जाना जाता है, सूचना प्राप्त करने के लिए संकलित संख्याओं का एक संग्रह ही आंकड़ा कहलाता है। अथवा सूचनाओं या तथ्यों का संख्यात्मक रूप जिससे किसी निष्कर्ष की प्राप्ति हो वही आंकड़े कहलाते हैं। जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण, उनके जो संख्यात्मक मान होंगे वो आंकड़े कहलाएंगे। आंकड़े जिस रूप में हम एकत्रित करते हैं वो प्रायः अव्यवस्थित होते हैं, जिन्हें अपरिष्कृत या कच्चे आंकड़े के नाम से जाना जाता है। अब इन एकत्रित किए हुए आंकड़ों को हमें व्यवस्थित करना होता है किसी निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए। तो आइए जानते हैं आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए हमें दो विधियों का प्रयोग करना होता है। पहली विधि है आरोही और अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर बढ़ना, और अवरोही का मतलब होता है कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर आना। जैसे हमारे पास 1 से 10 तक मान लीजिए अंक हैं, तो उन अंकों को आरोही क्रम में लगाने के लिए शुरुआत करनी होगी 1 से, और इसी तरह बढ़ते हुए हमें पहुंचना होगा 10 पर। ये अंकों का आरोही क्रम है। और अवरोही क्रम के लिए हमें शुरुआत करनी होगी बड़े अंक से और धीरे धीरे घटते हुए आंकड़ों को छोटे क्रम तक लाना होगा। ये अवरोही क्रम है। दूसरी विधि है वर्गीकरण विधि। वर्गीकरण भी दो तरीकों से किया जाता है। पहला होता है गुणों के आधार पर, दूसरा होता है वर्ग अंतराल के आधार पर। गुणों के आधार पर कैसे वर्गीकरण करेंगे? जैसे किसी शहर अथवा गांव में हम शिक्षित व्यक्तियों का आंकड़ा निकालें तो शहरी वालों का आंकड़ा हम एक जगह एकत्र करेंगे और ग्रामीणों का अलग जगह एकत्र करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि शहरी और ग्रामीण ये उनके क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं हैं, यानी कि उनके दो अलग अलग गुण हैं। तो ये होता है गुणों के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है वर्ग अंतराल के आधार पर वर्गीकरण। वर्ग अंतराल के आधार पर वर्गीकरण का मतलब है कि जैसे किसी कक्षा की बात की जाए तो उसमें 50 तक मान लीजिए प्राप्तांक है, तो शिक्षार्थियों को 10-10 के समूहों में बांट दिया जाए। जैसे कितने बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 10 तक के अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं, फिर 10 से 20 के अंदर वाले। तो ये जो हमारा 0 से 10 तक का स्थान है ये वर्ग अंतर कहलाता है। इसी को हम वर्ग अंतराल कहते हैं। आंकड़ों के बारे में मूलभूत जानकारियां तो हमने एकत्र कर ली। अब जानते हैं कि इन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की निम्न विधियां हैं। पहली विधि है सारणीबद्ध चार्ट, दूसरी है दंड चार्ट, तीसरी है पिक्टोग्राफ, नेक्स्ट है पाई चार्ट और अगली है लाइन ग्राफ। तो आइए इन विधियों को हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि कैसे हम दिए गए आंकड़ों को इन विधियों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे गणित के टेस्ट में 30 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का विवरण मान लीजिए जिसका पूर्णांक 100 है, कुछ इस प्रकार से है। तो इसका प्रस्तुतिकरण हम निम्न विधियों का प्रयोग करके कैसे करेंगे? ये दिए गए आंकड़े हैं, चलिए देखते हैं इनका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाएगा। पहली विधि है हमारी सारणीबद्ध चार्ट, या इसी को बारंबारता
बंटन सारणी भी कहा जाता है। तो देखिए इस सारणी में क्या होता है, इस सारणी में हम जितने भी आंकड़े दिए होते हैं उनकी बारंबारता को उसके सापेक्ष प्रदर्शित करते हैं। जैसे इस उदाहरण में प्राप्तांकों की संख्या दी गई है 80, 90, 50। तो इसमें देखेंगे कौन सा अंक कितनी बार आया है। जो अंक जितनी बार आता है वही उसकी बारंबारता हो जाती है, यानी कि किसी नंबर की रिपीटेशन ही उसकी बारंबारता को दिखाता है। जैसे सबसे छोटी अंक इसमें है 20। 20 कितनी बार आया है इस उदाहरण में, 1, 2, सिर्फ 2 बार ही 20 आया है। तो 20 की बारंबारता हम लिखेंगे 2। इसी प्रकार से अन्य आंकड़ों की बारंबारता भी हम इस सारणी में लिख लेंगे। ठीक इसी तरह से हम सारी नंबरों की बारंबारता उसके समक्ष लिख लेंगे। जैसे 20 की बारंबारता 2, 30 की 3, 40 की 6, 50 की 4, 60 की 5, 70 की 3, 80 की 3, 90 की 4। टैली चिन्ह, इन बारंबारताओं को हम टैली चिन्ह के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। टैली चिन्ह क्या होते हैं? टैली चिन्ह इन अंकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक तरह के चिन्ह हैं। जैसे हम रोमन नंबर लिखते हैं वैसे ही टैली चिन्ह को भी हम लिखते हैं। टैली चिन्ह में एक को प्रदर्शित करने के लिए हम एक लाइन का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन और 5 के लिए अब हम 5 लाइन का इस्तेमाल ना करके बल्कि 4 लाइन लिख करके इस पर कट लगा देते हैं। और 5 के आगे की संख्या लिखने के लिए इसी 5 के आगे एक एक नंबर जोड़ते जाते हैं। जैसे ये बन गया 6, ये बन गया 7, ये बन गया 8, ये बन गया 9। अब 10 लिखने के लिए 2 बार हम 5 का सिंबल लिखेंगे, ये हो गया 10। और 10 के ऊपर लिखने के लिए 2 बार 5 का सिंबल, फिर उसके बाद जितने भी अंक होंगे। तो आइए इनके समक्ष इनके टैली चिन्ह को भी हम प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इस तरह से इन सभी संख्याओं का उसके सापेक्ष बारंबारता के साथ ही हमने टैली चिन्ह भी प्रदर्शित कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमारी ये बारंबारता सही लिखी गई है या नहीं। तो इसका जब हम कुल एडिशन करेंगे तो ये मिलेगा 30 और यहाँ दिए गए प्रेक्षणों की संख्या भी 30 है, यानी कि हमारी सारणी बारंबारता की बिल्कुल सही बनी हुई है। तो चलिए चर्चा करते हैं आगे की विधियों के बारे में भी। इसी सारणी को हम पिक्टोग्राफ के द्वारा कैसे शो करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पिक्टोग्राफ जैसा इसका नाम है पिक्टो, यानी कि इसमें बारंबारता की जगह हम एक विशेष प्रकार की पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ बच्चों की संख्या यानी कि उनकी बारंबारता को शो करने के लिए यहाँ हमने इस्तेमाल किया है स्टार्स का। पिछले वाले रूल में आपने देखा था कि बारंबारता को हमने अंकों या टैली चिन्हों से प्रदर्शित किया था, जबकि पिक्टोग्राफ विधि में एक पिक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हमने स्टार बनाया है, आप फूल पत्ती कुछ भी बना सकते हैं इसके स्थान पर, बस उनकी संख्याएं प्रदर्शित होनी चाहिए किसी भी चित्र के माध्यम से। जैसे कि 20 की बारंबारता हमने निकाली थी तो उसके लिए यहाँ बनाए गए हैं 2 स्टार्स, यानी कि जितनी बारंबारता उतनी बार किसी विशेष प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली विधि की तरफ, जिसका नाम है बार ग्राफ या दंड आरेख। इसमें दंड आरेख यानी कि इसमें हम ऊर्ध्वाधर आकृतियों का इस्तेमाल करते हैं, एक आयत चित्र का। इसमें एक एक्सिस पर हम ले लेते हैं दिए गए आंकड़े और दूसरी एक्सिस पर ले लेते हैं बारंबारता। जैसे मेरे उदाहरण में बच्चों के प्राप्तांक और बच्चों की संख्या थी, तो यहाँ हमने एक एक्सिस पे लिया है बच्चों के द्वारा प्राप्तांक
और इधर ले ली है बच्चों की संख्या यानी कि बारंबारता। तो 2 की हमने देखी थी 20 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं? 2 बच्चों ने। तो 2 के सामने हमने दिखाया 20 अंक। 3 बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 30 अंक। तो 3 का ग्राफ हमारा गया है 30 के बराबर तक। 4 बच्चों ने 60 अंक प्राप्त किए थे, तो 4 के सामने वाला हमारा चित्र जाएगा 60 के सामने। इसी प्रकार से हम सारी बारंबारता को उसके सापेक्ष प्राप्तांक के साथ प्रदर्शित करेंगे इन आयत चित्रों के माध्यम से। इस आयत चित्र को हम 2 तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक होता है ऊर्ध्वाधर, जैसे कि ये आयत चित्र हमारे ऊपर की ओर जा रहे हैं, और दूसरा होता है क्षैतिज, कुछ इस प्रकार से। इसमें क्या होता है, हम सिर्फ एक्सिस बदल देते हैं। जिस साइड हमने प्राप्तांक लिया था उस साइड ले ली है हमने बारंबारता, और दूसरे अक्ष पर ले ली है प्राप्तांक। तो इसमें 2 की बारंबारता आप देखेंगे, 2 बच्चों के द्वारा प्राप्त अंक 20 है, 3 के द्वारा प्राप्त अंक 30 है, और इसी प्रकार से अन्य बच्चों के प्राप्तांक को दंड आरेखों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसके बारे में हम अपनी अगली कक्षाओं में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए एक अगली विधि की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पाई चार्ट विधि या वृत्त आरेख विधि। पाई चार्ट विधि या वृत्त आरेख भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक वृत्त के अंदर सभी आंकड़ों की भागीदारी को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमारा जो प्रश्न था उसमें दिया गया था, इसकी हमने बारंबारता सारणी के बारे में चर्चा की थी। तो 20 का हमने देखा था 2 बार बारंबारता आई थी, और 30 की आई थी 3 बार। इसी प्रकार से सबकी बारंबारता हमने निकाल ली थी। अब उन्हें इस वृत्त के माध्यम से कैसे दिखाया जाएगा, चलिए देखते हैं। क्योंकि बारंबारता सारणी में हमने देखा था कि 20 अंक की बारंबारता सबसे कम थी, इसीलिए इस पूरे वृत्त में 20 की भागीदारी सबसे कम है, और सबसे अधिक बारंबारता 40 अंक प्राप्त करने वालों की थी, इसीलिए 40 का भाग इस वृत्त में सबसे अधिक है। तो इसमें होता क्या है, वृत्त आरेख या पाई चार्ट में हम कुल जितने हमारे आंकड़े हैं उन आंकड़ों को इस वृत्त के अंदर उनकी भागीदारी के प्रतिशत के द्वारा दिखाते हैं। इसके बारे में हम आगे की क्लास में कई और उदाहरणों के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अगली विधि के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जनरली इन सब का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। अगली विधि है वक्र रेखा विधि या रेखा चार्ट विधि। इसमें क्या होता है कि हम जैसे बार ग्राफ में करते थे, एक अक्ष पर लेते हैं बारंबारता, दूसरे अक्ष पर प्राप्तांक, लेकिन अंतर इतना होता है कि उसमें हम आयत चित्रों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आयत चित्रों का इस्तेमाल ना करके उस बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए कुछ पॉइंट्स लगा लेते हैं, और उन पॉइंट्स को हम एक रेखा के द्वारा मिलाते जाते हैं, तो हमारे पास एक रेखा प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इसे रेखा चार्ट कहा जाता है। इस प्रकार के चार्ट में यदि हमारी रेखा बिंदुओं का मिलान करते हुए ऊपर की ओर चढ़ रही है तो ये हमारे प्रेक्षण में बढ़ोतरी को दिखाती है, और यही रेखा अगर नीचे की ओर लगातार बढ़ रही है तो वो प्रेक्षण में गिरावट को प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ग्राफ हमारा बढ़ रहा है, और इसके बाद घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और यहाँ लगभग कांस्टेंट है, और फिर जाकर ये बढ़ गया है। तो अगली की कक्षाओं में हम इनसे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।